Hello everyone, welcome to my YouTube channel after a long time. So today we will discuss हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025. एक स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च करी गई थी, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023. इस स्कीम के ऊपर हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी. उस वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार मिला था. और आज हम बात करेंगे हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 के बारे में. ये स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से 27 मार्च 2025 को लॉन्च की गई. 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम एप्लीकेबल है, इफेक्टिव है. अब इस स्कीम में बेनिफिट कितना मिलेगा, किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एप्लीकेंट को क्या वेवर एप्लीकेशन फाइल करनी है, वेवर एप्लीकेशन फाइल करते हुए एप्लीकेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना है, और वेवर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद वो एप्लीकेशन किस तरीके से प्रोसीजरली फ्लो करने वाली है. तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर इस स्कीम का नाम दिया गया दी हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज 2025, जिसे हम बात करते हैं OTS 2025. अब ये जो स्कीम है ये 180 दिन के लिए वैलिड है. अगर किसी असेसी को इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो उसे 1 अप्रैल 2025 से 180 दिन के अंदर अंदर एक वेवर एप्लीकेशन फाइल करनी होगी. अब ये स्कीम बेसिकली कहती क्या है? इन दिस स्कीम यू नीड नॉट टू पे एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, राइट. एंड फर्दर इन टैक्स अमाउंट देयर इज ऑल्सो ए रिलैक्सेशन, लाइक ए स्लैब वाइज एक रिलैक्सेशन दी गई है, जहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल इसे गवर्नमेंट ने बोला है क्वान्टिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यूज, राइट. इसे नाम दिया गया है क्वान्टिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यूज. इस क्वान्टिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यूज का मतलब क्या है, पहले तो वो समझते हैं. जिस डेट को मैं वेवर एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, और वेवर एप्लीकेशन लगेगी OTS 1 के फॉर्म में, राइट. जिस वाइल फाइलिंग द OTS एप्लीकेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ OTS 01, OTS 1. अब इस डेट को लेट्स सपोज आज की डेट में 18 मई है. 18 मई को OTS 1 अगर मैं फाइल करूँगा तो आज की डेट में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मेरी कितने आउटस्टैंडिंग क्वान्टिफाइड ड्यूज़ हैं, और वो ड्यूज़ 30 जून 2017 तक के होने चाहिए, राइट. 30 जून 2017 तक के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मेरे कितने ड्यूज़ हैं, और वो ड्यूज़ आज की डेट में कितने हैं, और वो कैसे पता लगेगा? एक गवर्नमेंट की तरफ से G3 का एक रजिस्टर है, डिमांड एंड डिस्पोजल रजिस्टर, वहाँ से पता लगेगा, राइट. और उसके लिए अगर आपके पास कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ असेसमेंट्स हैं, उनकी कॉपी भी उसमें आपको एक सपोर्टिंग एविडेंस हो सकती है. लेट्स सपोज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपकी 1000 रुपये की ड्यूज़ हैं, आपके हिसाब से 800 रुपये के ड्यूज़ हैं, तो वो आपको रेलिवेंट एविडेंस के साथ प्रूव हो जाएगा. तो बात करते हैं क्वान्टिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यूज़. यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दो मेन डेफिनेशंस के ऊपर फोकस किया गया. फर्स्ट वन इज़ क्वान्टिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि इट इंक्लूड्स एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर सम, राइट, विच इज़ अनपेड एंड रिलेट टू द पीरियड अप टू 30 जून 2017 and are quantified as on the date of filing of OTS 1 application, right. यानी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका कितना पैसा गवर्नमेंट को देना है, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, फीस का, अगर इन सब अमाउंट को, डिमांड अमाउंट को मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा? क्वान्टिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यूज, राइट. अब सेकेंड टर्म गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ किया गया सेटलमेंट अमाउंट. एंड व्हाट इज सेटलमेंट अमाउंट? इस क्वान्टिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यूज के बदले में मैं गवर्नमेंट को कितना अमाउंट सेटल कर रहा हूँ, दैट इज टू बी कॉल्ड एज सेटलमेंट अमाउंट, राइट. तो अब हमने ये देखा कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग क्वान्टिफाइड ड्यूज है. अब पॉइंट ये आता है कि आउटस्टैंडिंग क्वान्टिफाइड ड्यूज, अगर मान लीजिए कि मेरा एक्साइज के टाइम पे भी कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज था, तो क्या वो भी इस स्कीम में कवर्ड है? द आंसर इज नो. आउटस्टैंडिंग क्वान्टिफाइड ड्यूज को देखने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर 7 रेलिवेंट एक्ट को मेंशन किया है. अगर आपके ये वाले ड्यूज इन 7 रेलिवेंट एक्ट के हैं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम लॉन्च करी गई, तो गवर्नमेंट ने यहाँ बेनिफिट भी सिर्फ हरियाणा रेलिवेंट एक्ट को ही दिया है. और वो रेलिवेंट एक्ट कौन कौन से हैं? हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, हरियाणा टैक्स ऑन लग्जरीज एक्ट, एंटरटेनमेंट ड्यूटीज एक्ट, जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स एक्ट, एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरियाज एक्ट 2008. अगर इन 7 रेलिवेंट टैक्स एक्ट में आपके कुछ क्वांटिफाइड ड्यूज हैं
तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा किसे। भाई मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, मैं कुछ भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब मैंने इन 7 रेलिवेंट एक्ट में कुछ गवर्नमेंट को पैसा देना था, कुछ मेरी डिमांड रेज हो रखी थी। अब क्या मुझे इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा? द आंसर इज यस, मिल जाएगा। बट एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि क्या हम एलिजिबल एप्लीकेंट है भी सही या नहीं। तो एलिजिबल एप्लीकेंट कौन कौन है उसे एक बार समझते हैं। Any person having quantified outstanding dues under any of the 7 relevant act as of the date of submission of OTS 1, right? ये मैं इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हूँ। अब बात करी गई, लेट सपोज एप्लीकेंट के अगेंस्ट, एसएससी के अगेंस्ट कुछ डिमांड रेज हुई एंड द मैटर इज इन दी अपील। मैटर अपील में चला गया, लिटिगेशन में चला गया। अब वो लिटिगेशन में जाने के बाद वो जो अपील है, वो अपील अपीलेट अथॉरिटी पे पेंडिंग हो सकती है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पे पेंडिंग हो सकती है, सॉरी हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हो सकती है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एप्लीकेबल हो सकती है, पेंडिंग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो सकती है। यानी आपने अपील फाइल करी है और अपील जो है इन मैटर्स में इस लेवल पे पेंडिंग हो सकती है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू क्लेम दिस बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। करना क्या होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाई है और वो कंडीशन जो लगाई है वो ये कहती है कि अगर मैटर अपील में है और आप ओटीएस फाइल करना चाहते हैं, स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू विड्रॉ द एप्लीकेशन ऑफ अपील, राइट। यानी कि मैं उस अपील को विड्रॉ करूंगा। अपील विड्रॉ करने के बाद उसके जो प्रूफ है वो फिर मैं अपलोड करूंगा, तब जाकर के मुझे स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बात और बोली है, जो भी आप मैटर अपील में है उस अपील को जब आप विड्रॉ करेंगे दैट शुड बी फुल्ली एंड अनकंडीशनली। मीनिंग देयर बाय अपील में जो मेरा मैटर पेंडिंग है, एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पर मैंने 2 मैटर के लिए मैंने दो मैटर को अपील में चैलेंज किया। एक मैटर के लिए मैं स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता हूं और दूसरे मैटर को मैं अपील में चैलेंज ही करना चाहता हूं। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको फुल्ली एंड अनकंडीशनली अपील विड्रॉ करनी होगी और इससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, राइट। तो हमने यहां पर देखा कि अगर मैटर अपील में है देन ऑल्सो यू कैन अवेल दिस बेनिफिट। एंड अब हम बात करते हैं DRC 07A। व्हाट इज DRC 07A एंड व्हाट इज DRC 08A? एक रूल है जीएसटी में रूल है 142A। 142A रूल बेसिकली क्या कहता है कि जहां पर प्रॉपर ऑफिसर को एक पावर दी गई है कि अगर किसी भी एसएससी के अगेंस्ट एग्जिस्टिंग लॉज मींस एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, अगर इस एग्जिस्टिंग लॉज में कोई असेसमेंट के रूट से एसएससी के अगेंस्ट कोई डिमांड रेज होती है, तो वो जो डिमांड रेज होती है दैट प्रॉपर ऑफिसर जो है इस डिमांड को आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में पोस्ट कर सकता है। रूल 142A बेसिकली क्या कहता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास ये अमाउंट निकल करके आया कि भाई मैंने इस एसएससी से इतने पैसे की रिकवरी करनी है, तो वो रिकवरी जीएसटी से की जा सकती है। और जीएसटी से रिकवरी करने के लिए उसे DRC 07A फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जो कि मेंटेन होता है PMT 01 में, उसके पार्ट 2 में पोस्ट कर दी जाती है कि भैया इतने की लायबिलिटी आपके अगेंस्ट रेज होनी चाहिए। अब एक टर्म आगे यूज होएगा DRC 08A, इसे भी समझ लेते हैं। अगर किसी भी तरीके की रेक्टिफिकेशन हुई, मान लीजिए कि 1000 रुपये की पेनल्टी थी, 1000 रुपये की डिमांड थी जो कि एक एसएससी से होनी थी और वहां पर DRC 07A के फॉर्म में अपलोड कर दी गई। अब एसएससी के जीएसटी पोर्टल में DRC 07A की फॉर्म में कुछ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में 1000 रुपये की डिमांड रेज हो चुकी है। अब प्रॉपर ऑफिसर ये चेक करेगा कि क्या किसी तरीके की कोई रेक्टिफिकेशन है, कोई रिवीजन है जिसकी वजह से वो अमाउंट 1000 रुपये का खत्म हो जाना चाहिए, अमेंड हो जाना चाहिए, तो वहां पर फॉर्म यूज होगा DRC 08A, राइट। अब यहाँ पर एलिजिबल में एक चीज हम समझते हैं, persons whose dues have already been uploaded in the form GST DRC 07A under the Haryana Goods and Service Tax Rules 2017 for recovery purpose and
आर ऑल्सो एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। मीनिंग देयर बाय मेरे एग्जिस्टिंग लॉज में कोई डिमांड थी और प्रॉपर ऑफिसर ने उसे लिंक कर दिया जीएसटी से। अब क्या मैं इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता हूँ? द आंसर इज यस, यू कैन टेक द बेनिफिट, राइट। अब हम बात करते हैं इन एलिजिबल एप्लीकेंट। हु इज इन एलिजिबल एप्लीकेंट? इन एलिजिबल एप्लीकेंट कौन है उसे समझते हैं। फर्स्ट वन इज केसेस इन्वॉल्व एरनियस रिफंड। भाई देखो, गवर्नमेंट यहाँ पर बड़ी स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने गवर्नमेंट से कोई एरनियस रिफंड क्लेम कर लिया, भाई सेल्स टैक्स में आपने किसी तरीके का एरनियस रिफंड क्लेम किया, तो गवर्नमेंट आपको माफ नहीं करेगी, इस स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। एंड सीरियसली इस स्कीम में गवर्नमेंट ने भरपूर आपको रिलैक्सेशन दी है। भाई इंटरेस्ट खत्म, पेनल्टी खत्म, टैक्स में से भी आपको 40% 50% पे करना है, राइट। तो फर्स्ट केस इज erroneous refund and second case is applicant against whom criminal proceeding have been initiated under any act for any particular year. Settlement will not be allowed for such year, right? कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रखी है आपके अगेंस्ट किसी पर्टिकुलर एक्ट में, ईयर में, तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड थर्ड इज taxpayer who had already applied under Haryana OTS scheme 2023 and whose application have not been rejected by the day before the appointed day, that is date of determining the quantified dues under the OTS 2025। भाई ऐसा प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लगता कि मैंने OTS 2023 में एक एप्लीकेशन फाइल करी जो कि अप्रूव भी नहीं हुई, रिजेक्ट भी नहीं हुई और पेंडिंग है। ऐसा फिजिबल नहीं लगता, बट येस गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर आपने OTS 2023 में एप्लीकेशन फाइल करी थी और वो आज की डेट में रिजेक्ट नहीं हुई है, तो इस केस में आप उस स्कीम में ही आपका केस चलेगा, यहाँ पर आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते, राइट। अब हम बात करते हैं केसेस वेयर टैक्स पेयर इंटेंड्स टू मेक द पेमेंट यूजिंग द ITC। नो, अगर आपको ITC में पेमेंट करनी है तो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीनिंग देयर बाय यू हैव टू पे द टैक्स इन कैश ओनली, राइट। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम में कुछ एक हाइलाइट्स हैं, जिन जिन पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। एक्ट वाइज एप्लीकेशन। भाई मान लीजिए आपने आपके अगेंस्ट वैट की कुछ डिमांड है, कुछ CST की डिमांड है, राइट। पहली बात तो वो एक्ट अलग अलग है तो वेवर एप्लीकेशन अलग अलग लगेगी, राइट। और एक एक्ट वाइज एक ही एप्लीकेशन लगेगी। हरियाणा एक्ट में जब हमने OTS 2023 में हमने एप्लीकेशन फाइल करी थी वहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर उसको कंसोल कर दिया गया है कि अगर आपने वैल्यू एडेड टैक्स में वैट में चाहे तो 11-12 की डिमांड हो, 12-13 की डिमांड हो, 14-15 की डिमांड हो, किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड हो, उसको समअप कीजिए, ईयर वाइज उसको मेंशन कीजिए और एक्ट वाइज एक सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, राइट। उसे एक बार फॉर्मेट में हम आपको दिखाएंगे जो गवर्नमेंट ने बोला, किस तरीके से बोला है वो। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना बोला है कि आपको एक्ट वाइज एक ही एप्लीकेशन लगानी है, ईयर वाइज उसको मेंशन कर दीजिए, क्वांटिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यूज को मेंशन कर दीजिए और उसके बाद आपकी एक एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी, राइट। ए सिंगल एप्लीकेशन दैट इज OTS 1 इज रिक्वायर्ड पर एक्ट इवन इफ ड्यूज पर्टेन टू मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स। एंड सेकंड पॉइंट इज सेटलमेंट अमाउंट स्ट्रक्चर। भी देखो सेटलमेंट अमाउंट स्ट्रक्चर, पहली बात तो एक चीज हमने देखनी है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी कुछ भी पे नहीं करना, राइट। अब हम बात करते हैं टैक्स अमाउंट की। यहाँ पर देखा गया कि टैक्स ड्यू स्लैब, भाई टैक्स अमाउंट को आप अब एक बार कंपाइल कर लीजिए कि कितना टैक्स अमाउंट आपने गवर्नमेंट को पे करना है, दैट इज क्वांटिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यूज। और वो टैक्स अमाउंट अगर 10 लाख रुपए तक का है, अप टू 10 लाख रुपीज है, तो उस केस में वेवर जो मिलेगा आपको 1 लाख रुपए का वेवर आपको एज इट इज मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एसआईसी के अगेंस्ट 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए का टैक्स था, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट था, 2 लाख रुपए की पेनल्टी थी, 6 लाख रुपीज क्वांटिफाइड आउटस्टैंडिंग ड्यूज था। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा इंटरेस्ट और पेनल्टी 2 और 2 ये 4 लाख रुपए आपको पे नहीं करने। अब हम बात करें कि 2 लाख रुपए जो आपने पे करने हैं टैक्स अमाउंट के, इसमें से आपको 1 लाख रुपए एज इट इज एडहोक फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी। भाई आपको ये वेवर मिल जाएगा, 1 लाख रुपए आपने पे नहीं करना। अब बाकी का जो 1 लाख रुपए बचा है, उस 1 लाख रुपए में से आपको 40% यानी कि 40,000 पे करना है, यानी कि 6 लाख में से आपको सिर्फ 40,000 पे करना है, राइट।
और अब हम बात करते हैं सेकंड स्लैब की, जहां पर अगर आपका वो टैक्स अमाउंट 10 लाख से 10 करोड़ के बीच में है तो उस केस में जो इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर हुआ था उसके बाद जो टैक्स अमाउंट जो बचा था उसमें 40% की जगह आपको 50% पे करना है, दैट्स इट। और सेकंड स्लैब आपको दिया गया है कि अगर 10 CR से ज़्यादा की आपकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है इन रिस्पेक्ट टू टैक्स ओनली, तो उस केस में आपको 100% टैक्स पे करना है। यहां पर आपको भी इंटरेस्ट पेनल्टी पे नहीं करना, राइट। So, waiver applies only if tax is partially fully unpaid. If tax is fully paid before appointed day and only interest and penalty remains, then settlement amount will be 0. Right? अब हम बात करते हैं कि पेनल्टी, भाई आपकी अपॉइंटेड डे है, इस अपॉइंटेड डे यानी कि आप उसको 27 मार्च मान लीजिए, 27 मार्च 2025 से पहले अगर आपने कुछ पे किया है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। भाई पहली बात तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि कोई भी अगर आपने पेमेंट करी होगी वो पेमेंट अगर उसका स्लैब अगर इंटरनली उसको ये डिफाइन नहीं किया गया कि ये टैक्स है या इंटरेस्ट है या पेनल्टी है, तो उस केस में पहले उसको टैक्स से एडजस्ट किया जाएगा, फिर उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी से अमाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल मतलब किसी फाइनेंशियल ईयर की पेमेंट करते टाइम आपने ईयर स्पेसिफाई नहीं किया तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि इस अमाउंट को हम एडजस्ट नहीं करेंगे। If payment was made without specifying classification, tax, interest, penalty, it shall be applied first to tax, then to interest, then to penalty. Right? Interest and penalty में उसको कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ईयर वाइज कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड। राइट, मैंने मान लीजिए मेरे 2 लाख रुपए की अमाउंट की पेमेंट करनी थी, मैंने 1 लाख रुपए का अमाउंट पे कर दिया, जिसमें से 40,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दिया, 40,000 रुपये का टैक्स पे कर दिया, 20,000 की पेनल्टी पे कर दी। अब मैं गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकता कि मेरा जो 40,000 रुपये इंटरेस्ट और 20,000 का पेनल्टी पे करी है उसको टैक्स अमाउंट से एडजस्ट कर दिया जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट इज इफ ईयर इज नॉट मेंशन एट द टाइम ऑफ पेमेंट देन सच पेमेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड। भाई आपको ईयर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर तो आपको क्लासीफाई करना ही पड़ेगा। ये बात हो रही थी अपॉइंटेड डे से पहले की पेमेंट की, राइट। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। भाई देखो, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी आपको तब मिलेगी जब आपका सेटलमेंट अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है। यानी सेटलमेंट अमाउंट अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है 50% अभी पे कर दो उस सेटलमेंट अमाउंट का और 50% पे कर दो विद इन 60 डेज। और ये 60 डेज कहाँ से एप्लीकेबल होगा? आपका प्रोविजनल ऑर्डर से, राइट। सो नेक्स्ट वन इज रिफंड एंड एडजस्टमेंट। भाई देखो, एक बात गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पे मैसेज दिया है कि इस स्कीम में किसी भी तरीके का आपको रिफंड नहीं मिलेगा, राइट। नो रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एंड सेकंड इज एनी एक्सेस अमाउंट शैल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट अदर लायबिलिटीज ऑफ फ्यूचर ड्यूज। अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी तो उसका बेनिफिट आपको एडजस्टमेंट से भी नहीं मिलेगा, राइट। एंड थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज अपील विड्रॉल इफ पेंडिंग। भाई ये हमने देख लिया कि भाई आपको फुल्ली एंड अनकंडीशनली आपको अपील विड्रॉ करनी होगी, 60 डेज के अंदर उसको आपको फाइल करना होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ कि प्रोविजनल ऑर्डर 2 ही केसेस में आपको मिलेगा। प्रोविजनल ऑर्डर किस में मिलेगा? OTS 4A में मिलेगा। देखो, आप OTS 1 में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से या तो फिर वो रिजेक्शन आएगा या अप्रूवल आएगा या प्रोविजनली ऑर्डर आएगा या फिर एक डेफिशिएंसी मेमो इशू किया जाएगा। प्रोविजनली ऑर्डर के लिए गवर्नमेंट ने 2 ही सिचुएशन को एनालाइज किया है। फर्स्ट वन इज आप, भाई प्रोविजनली का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपको अप्रूवल तो दे रही है लेकिन प्रोविजनली दे रही है, कुछ एक कंडीशंस के साथ दे रही है। भाई आपने कुछ एक अपील का मैटर था, फर्स्ट केस इज अपील का मैटर। अपील के मैटर में आपने OTS 1 एप्लीकेशन फाइल करी, यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको प्रोविजनली ऑर्डर इशू कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको 60 डेज के अंदर अंदर इसका प्रूफ देना है, उसके बाद हम आपको फाइनल अप्रूवल लेटर देंगे, राइट। गवर्नमेंट आपके ऊपर एक कंडीशन लगा रही है, कुछ एक्सपेक्ट कर रही है आपकी तरफ से। एंड सेकेंड वन इज इंस्टॉलमेंट ड्यूज, जहां पर गवर्नमेंट आपको ऑर्डर तो दे रही है, अप्रूवल ऑर्डर दे रही है, बट गवर्नमेंट ने यहां पर कहा कि जब आप फाइनल पेमेंट करेंगे, 50% आपने पेमेंट आज कर दी, इंस्टॉलमेंट आपने अवेल करी है, 50% आज कर दी और 50% आपने 60 डेज के अंदर करनी है, तो उस केस में गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रही है कि बैलेंस अमाउंट आपने 60 डेज के अंदर पे करना है, उसे अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद हम आपको फाइनल अप्रूवल लेटर देंगे, राइट। अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा इसका। इसका प्रोसीजर रहेगा कि आपने
एक्ट वाइज एक एप्लीकेशन फाइल करनी है OTS 1 और सिस्टम जनरेटेड आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी OTS 2। यहाँ पर देखो प्रॉपर ऑफिसर के पास ये ऑप्शन दिया गया है कि मैं बीइंग एन एप्लीकेंट मैंने एक एप्लीकेशन फाइल करी। अब एप्लीकेशन फाइल करी मैं वार्ड 5 का, लेट सपोज मैं वार्ड 5 का प्रॉपर ऑफिसर हूँ। वार्ड 5 के प्रॉपर ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन आई है OTS 1 की फॉर्म में। अब प्रॉपर ऑफिसर विल डिसाइड कि ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे वार्ड की है या नहीं है। उसके लिए 10 डेज का टाइम दिया गया है। अब गवर्नमेंट ने इस प्रॉपर ऑफिसर से ये उम्मीद नहीं रखी कि इसे ये डिसाइड करना है कि यार ये किस वार्ड का है। नो, ये डिसाइड हु विल डिसाइड द सेम DTC साहब, जो DTC होंगे वो डिसाइड करेंगे। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर के पास 10 दिन का टाइम है। मेरे पास एक एप्लीकेशन आई है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये एप्लीकेशन मेरे वार्ड की नहीं है तो उसके लिए मुझे 10 दिन के अंदर मुझे डिसाइड करना है। और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि ये मेरे वार्ड की नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको DTC को फॉरवर्ड कर दूंगा। अब DTC के पास 10 दिन तक का टाइम है कि वो डिसाइड करेंगे कि वो किस वार्ड की फाइल है, राइट, वो किस वार्ड की फाइल है और जिस भी रेलिवेंट वार्ड की फाइल होगी वो उसे आगे ट्रांसफर कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि जुरिडिक्शनल वेरिफिकेशन विद इन 10 डेज, DTC ट्रांसफर केस इज जुरिडिक्शनल नॉट करेक्ट विद इन 10 डेज, ऑफिसर चेक्स प्रोप्राइटी विद इन 45 डेज एंड पास। अब ऑफिसर के पास 45 दिन का टाइम है, राइट। 45 डेज के अंदर अंदर ऑफिसर को ये डिसाइड करना है कि इसे हमें अप्रूव करना है, इसे हमें रिजेक्ट करना है या इसके अगेंस्ट हमें कोई डेफिशिएंसी नोटिस इशू करना है, राइट। OTS 4 दैट इज अप्रूवल लेटर, फाइनली सेटलमेंट ऑर्डर इफ ऑल इज इन ऑर्डर। OTS 4A दैट इज प्रोविजनल ऑर्डर, राइट। और OTS 3 का मतलब हुआ डेफिशिएंसी नोटिस। अगर ऑफिसर को लगता है कि यार इसमें कोई डेफिशिएंसी है, कुछ हमको पेमेंट के प्रूफ्स मंगाने हैं, कुछ हमने गवर्नमेंट उसकी तरफ से एप्लीकेंट की तरफ से कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए OTS 3 में वो एक डेफिशिएंसी नोटिस इशू करेगा। अब OTS 3A का मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेंट के पास 15 दिन का टाइम है उस डेफिशिएंसी नोटिस को रिप्लाई फाइल करने का, राइट। और जो रिप्लाई फाइल होगा OTS 3A में फाइल होगा। एंड नाउ OTS 5, व्हाट इज OTS 5? OTS 5 इज रिजेक्शन ऑर्डर, राइट। अगर ऑफिसर को लगता है कि यार अच्छा, इस केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑफिसर है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट नहीं करेगा, उसे पहले डेफिशिएंसी के रूट से आना होगा, राइट। अगर उसे लगता है कि इसमें कुछ कमी है, कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो उसके लिए वो एक डेफिशिएंसी नोटिस इशू करेगा और नोटिस इशू करने के बाद उसे वो क्लैरिफिकेशन फाइल करेगा एप्लीकेंट, और उसके बाद उसे लगता है कि नहीं यार ये रिजेक्ट होनी चाहिए तो वो रिजेक्ट कर देगा इन दी फॉर्म ऑफ OTS 5। एंड व्हाट इज OTS 6? यहाँ पर अगर एप्लीकेंट के फेवर में एप्लीकेंट को प्रोविजनल ऑर्डर इशू किया गया है तो उस केस में उसे OTS 6 में अपील विड्रॉल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, राइट। यहाँ हमने देख लिया DRC 07A, DRC 08A एडजस्टमेंट्स, ये हमने देख लिया। भाई देखो फॉर एग्जांपल ऑफिसर ने कुछ पिछले रेलिवेंट एग्जिस्टिंग लॉज की, एग्जिस्टिंग एक्ट्स की कुछ डिमांड थी, DRC 07A में उसे पोस्ट कर दिया, GST से लिंक कर दिया। अब GST से लिंक करने के बाद अब ये वेवर एप्लीकेशन फाइल हुई एप्लीकेंट की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लॉन्च करी गई। इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एप्लीकेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल करी। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद लेट सपोज उस एप्लीकेंट के फेवर में OTS 4 इशू हो गया, अप्रूवल लेटर इशू हो गया, अप्रूवल ऑर्डर इशू हो गया, सेटलमेंट ऑर्डर इशू हो गया। अब इस केस में जो DRC 07A में डिमांड पोस्ट हो रखी है GST पोर्टल में, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला आप DRC 08A में फॉर्म DRC 08, अच्छा DRC मीन्स डिमांड एंड रिकवरी, राइट। DRC फॉर्म जहाँ यूज होगा वहाँ यूज होगा डिमांड एंड रिकवरी के लिए, राइट। यहाँ पर यूज होगा DRC 08A। तो यहाँ पर अब वो ऑफिसर जो होगा ना वो उसमें उस डिमांड में मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन करने के बाद उसे जो पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में जो डिमांड पोस्ट हुई थी उसे वो अमेंड कर देगा, राइट। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर फुल एंड फाइनल। नो फर्दर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी शैल बी डिमांडेड फॉर द पीरियड मैटर कवर्ड इन OTS 4। भाई अगर आपके अगेंस्ट एक OTS 4 इशू हो गया, अप्रूवल इशू हो गया, आपके अगेंस्ट वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी दोबारा नहीं मांगी जा सकती। कोई प्रोसिक्यूशन, कोई रीओपनिंग, राइट, ये भी इन केसेस में नहीं होगा। हाउएवर इफ एनी डिटेल इज फाउंड टू बी फॉल्स, सप्रेस्ड,
द एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड वॉइड एब इनिशियो एंड प्रोसीडिंग अंडर द रेलिवेंट एक्ट शैल कंटिन्यू। भाई बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आपकी तरफ से एप्लीकेंट की तरफ से कुछ एफिडेविट्स लिए जाते हैं। आज हम रिफंड अप्लाई करते हैं जीएसटी में, बड़े सारे एफिडेविट्स लिए जाते हैं कि मैं गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ, राइट। तो उन सब केसेस में अगर आपकी तरफ से कुछ सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स हुआ, कुछ मिस रिपोर्टिंग हुई, जहाँ पर आपने एफिडेविट्स में कुछ गलत रिपोर्ट किया, भाई एक चालान था आपने 2 बार यूज़ कर लिया, या कुछ ऐसा किया जिससे सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स हुआ और उस सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से आपके फेवर में OTS 4 इशू हो गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया हम वो वेवर जो OTS 4 है दैट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड एब इनिशियो, राइट। अब हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। भाई एक दिया गया है कि भाई अगर ऑफिसर को लगता है कि कुछ ऐसी गलतियाँ हैं, मिस्टेक है, अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, दिख रही है कि हाँ ये गलतियाँ हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा है जुरिडिक्शनल अथॉरिटी कैन रेक्टिफाई दी any apparent error in OTS 4 within 45 days of its issuance, right। यहाँ पर उन 7 रेलिवेंट एक्ट के आपको कोड दिए गए हैं, ट्रेजरी कोड दिए गए हैं। इन ट्रेजरी कोड में आपने पेमेंट करनी है अगर आप इस OTS का बेनिफिट लेना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स का मतलब हुआ नो ITC अलाउड ऑन पेमेंट अंडर दिस स्कीम। आप ITC से नहीं करेंगे, आपको कैश में ही पेमेंट करनी होगी। द एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर दैट नो ईयर इज लेफ्ट आउट or else the application will be rejected, right। Conclusion simple. So I hope this video will be helpful for all of you. So thank you very much.